गुड इवनिंग बच्चों। आपके यूनिट टेस्ट काफी करीब आ चुके हैं और एग्जाम को लेकर काफी प्रेशर होगा आपके ऊपर कि कैसे रिवीजन करें, क्या करें। जहां तक मैं मानता हूं आपकी लगभग प्रिपरेशन हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत रिवीजन की जरूरत है या थोड़ी बहुत बूस्ट करने की जरूरत है। तो आज की क्लास में हम लोग साइंस को एक फास्ट फॉरवर्ड वे में रिवीजन करें और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस को हम लगभग ये मानकर चलिए कि 1.5 से 2 घंटे में हम पूरी लाइफ प्रोसेस को खत्म करेंगे और इस प्रोसेस में हम उन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में देखेंगे जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी टॉपिक्स को हम हल्का हल्का सरफेस टाइप से टच करने की कोशिश करेंगे। तो हो सके तो इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने कोर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है, जो भी स्कूल में आपको नोट्स लिखाए गए हैं, और उस नोट्स को देखने के बाद जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो अपने अंदर उस आंसर्स को बोलने की कोशिश करना, जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसे जो भी यहाँ पढ़ाए जाएंगे हो सके तो उसको रिपीट करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे अगर ये बात होती है कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन, ये अपने अंदर ही आप डिस्कस करते भी नहीं। इससे क्या होगा, आपका रिविजन भी हो पाएगा और साथ में आपको क्लास मजा भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, इस बायोकेमिकल प्रोसेस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड इनटेक करते हैं बॉडी, और फूड इनटेक करने के बाद उस फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनके ब्लड में एंटर करते हैं और ब्लड के थ्रू वो सेल्स तक जाते हैं और वहां उससे उन्हें एनर्जी, यानी nutrition is the biochemical process where the food can be intaken by the organism which gives energy to it. ठीक है, तो सबसे पहले अगर न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस। अच्छा, बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो और वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो उसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जहां पे वो फूड इनटेक करता है, फूड या फिर न्यूट्रिएंट इनटेक करता है और इस न्यूट्रिएंट से उस ऑर्गेनिज्म को फाइनली एनर्जी दी। अच्छा, एनर्जी मिलना ये अल्टीमेटली रेस्पिरेशन करना है कि फूड ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन का पार्ट। बट एक्चुअल में जो डाइजेशन वर्ड आता है, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? फूड का सिंपलर फॉर्म में डिवाइड हो। जब ये फूड डिवाइड हो गया है तो उस कंडीशन में फिर वो हमारी ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं, फिर वहां से हमारे सेल तक जाते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, वहां पे फूड का प्रॉपरली रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, तब जाके हमें एनर्जी मिले। तो उसे आप रेस्पिरेशन में और डिटेल में देखेंगे। तो डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट, बस। तो अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो डाइजेशन में 5 स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। तो इसमें 5 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है इंजेशन, सेकेंड आता है डाइजेशन, थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन, चौथा आता है एसिमिलेशन और पांचवा आता है इजेशन। ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। सबसे पहला पार्ट आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करना। ठीक है, जैसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं
तो ह्यूमन बॉडी में होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जहां पे माउथ और एनस जैसे ओपनिंग होते हैं और फूड यहाँ पे माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर कर, और ये फूड का बॉडी में एंटर करना ही क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। ये पहला पार्ट इंजेशन, फूड का बॉडी में एंटर हुआ। दूसरा पार्ट आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। जैसे हम जब फूड लेते हैं तो हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो जब हम खाए ये तो फूड हुआ, तो इसमें न्यूट्रिशन कॉम्पाउंड्स हैं। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन्स होते हैं, तो ये सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स हुए हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में डिजॉल्व होते हैं। बट हम जो फूड ले रहे हैं वो फूड जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सेपरेट हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। तो डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फिर इंजेशन होते हैं, food enters into the food fiber. Food enters into the body. ठीक है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर सेपरेट हो डाइजेशन में, फूड के ब्रेकडाउन होने से जो भी न्यूट्रिएंट्स बना वो न्यूट्रिएंट्स में फाइनली क्या होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इन द ब्लड। तो आप लोग को याद होगा कि फूड एब्जॉर्ब कहाँ होता है हमारी बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूडम, जेजुडम और इलियम। इन सब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इलियम में फाइनली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विली। उस विली के द्वारा ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो विली क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और फाइनली वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी हम फूड खाए है ना, उस फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वहां से पूरी बॉडी में सप्लाई होगी। यानी बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वहां तक हो जाते हैं और वहां से फाइनली हमें एनर्जी, ठीक है ना। और लास्ट आता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। तो हमारे बॉडी में एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलते हैं और इस प्रोसेस को होता है इजेशन। यानी फूड डाइजेशन के दौरान जो लास्ट स्टेज होता है वो इजेशन का होता है, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो ये 5 बेसिक स्टेज होते हैं डाइजेशन। ठीक है। अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो डाइजेशन के कुछ टाइप्स अगर हम देखें है ना, तो नॉर्मली डाइजेशन जो होता है 2 टाइप का है ना। या न्यूट्रिशन की हम बात करें, न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। तो अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन 2 टाइप, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, है ना। तो ऑटो मीन्स सेल है, ट्रॉपिक मीन्स लेवल। तो ऐसे लेवल जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना।
तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हो जाते हैं। पहला होता है फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोट्रॉपिक, और दूसरा होता है केमोट्रॉप। ठीक है। अगर फोटोट्रॉपिक की मैं बात करूं तो फोटोट्रॉपिक जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी फूड बनाते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं। और अगर इनकी बात करूं इसके एग्जांपल्स प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आए, क्या कुछ बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो होते हैं ये फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जो सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। वही दूसरी हो रहा है केमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो केमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिन्हें सनलाइट नहीं मिलता। जैसे आप, जैसे समंदर में एग्जाम्पल सी, तो सी ओशन के बहुत अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती। तो उस कंडीशन में वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस पॉइंट पे या उस पोजीशन में जो भी केमिकल अवेलेबल रहते हैं उस केमिकल को एब्जॉर्ब करके वो उससे अपना फूड बनाते हैं। तो उसको केमोग्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यानी यहाँ जो फूड प्रिपेयर होता है वो केमिकल्स के थ्रू होता है। वो किसके थ्रू होता है? केमिकल्स के। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट deep inside the ocean, deep inside the ocean। ठीक है। एक और बात यहाँ जानना जरूरी है कि जो सन की रेज होती है वो लगभग समंदर से मैक्सिमम 150 से 200 मीटर तक ही जा पाती है ना। तो उसके नीचे जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो केमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है। तो यहां क्या हो जाएगा? डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। अब इनकी हम बात करें स्पेशली तो ये 3 टाइप के होते हैं, है ना। ये 3 टाइप, जैसे एक होते हैं हर्बीवोर्स, एक होते हैं कार्निवोर्स और एक होते हैं ओमनिवोर्स। आप सभी बचपन से ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे क्लास 4-5 से आपके लिए सारी चीजें पढ़ ली। तो हर्बीवोर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, यानी खाली प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स या फ्लैश खाते हैं, ठीक है। और ओमनिवोर जो प्लांट और एनिमल्स तो वो कंज्यूम करते हैं अपने फूड के लिए। तो अगर मैं हर्बीवोर्स की बात करूं तो हर्बीवोर्स में जैसे काव, डियर, गोट, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। अगर मैं कार्निवोर की बात करूं तो कार्निवोर में टाइगर, ठीक है, लायन, ईगल, ये सब लोग हैं, ठीक है, कार्निवोर। इसके बाद ओमनिवोर हो गए। ओमनिवोर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के। तो इसमें आ जाएंगे डॉग, कैट, ह्यूमन, है ना। ये समझ में आया है? तो ये है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको इन कैटेगरी के बेसिस पे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां से क्वेश्चन आता है। जैसे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा कुछ और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक और आपके बुक में दिया है, नहीं यही दो गेम है, ठीक है ना। तो आगे बढ़े। इसी को हम आगे बढ़ाते।
नेक्स्ट आता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन कंज्यूम कर, यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं और उस डेड बॉडी से निकलने वाली जो भी लिक्विड होती है, जैसे जब भी कोई बॉडी मर जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो उसकी बॉडी से एक लिक्विड निकलता है, जैसे जैसे वो डीके करता है, सड़ता है, तो वहां से एक लिक्विड निकलता है और ये ऑर्गेनिज्म उस लिक्विड को कंज्यूम करता है, ठीक है, और उससे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो कहलाता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो ये फूड कहां से मिलता है, तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है वो फूड, ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, और उस प्रोसेस को, होल प्रोसेस को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो फंगी, मशरूम, ये सारी चीजें आ गई, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया है। तो ये हो गया आपकी सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा आता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ नंबर आता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने फूड के लिए ये भी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, बट ये क्या करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन। देखो, जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी सड़ रही है, कोई प्लांट सड़ रहा है, तो उससे न्यूट्रिशन लेना सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है और वहां से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो ह्यूमन बॉडी में पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम सिंपल एग्जांपल एक लेते हैं, पेट के अंदर जो कृमि, आपको स्कूल में जैसे टैबलेट दिए जाते होंगे, है ना, बच्चों को एल्बेंडाजोल बोल। तो ये क्या करता है, पेट में जो कृमि होती है, कृमि उसको मारती है, ठीक है। तो ये कृमि क्या करते हैं, हमारे बॉडी को इंटरनली अफेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी मतलब स्टोमक के अंदर रह के उससे न्यूट्रिशन ही मिलती है, ठीक है ना। तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे टेक्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे रहकर क्या करता है, तो उससे न्यूट्रिशन ले। तो ये हो गया आपकी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात अगर मैं करूं, तो जैसे इसका एग्जांपल आपका आ जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। एक प्लाज्मोडियम होता है, एक एस्केरिस होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम एंड एस्केरिस, ठीक है ना। इसके बाद लीवर में भी, हमारे लीवर में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे जिनको लीवर फ्लक बोलते हैं, ठीक है। फेशियोला, फेशियोला बोलते हैं, ये भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम प्लांट में बोले, तो प्लांट में जैसे अमरवेल होते हैं, कैस्केटा, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे कि जैसे कुछ ट्री हो गए हैं, ट्री के ऊपर ना ग्रीन ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स पे देखना ग्रीन ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, तो इन्हीं को कैस्केटा या अमरवेल बोलते हैं। और ये एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो प्लांट से न्यूट्रिशन शक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फिर अगर हम आगे बढ़े, तो नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी में, है ना, न्यूट्रिशन की ह्यूमन नीड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें चीजें हैं, है ना। अगर ह्यूमन बॉडी में अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, अगर ह्यूमन बॉडी में मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, तो वो भी कितने स्टेज में होगा, 5 स्टेज में होगा, है ना। न्यूट्रिशन इन,
ठीक है, तो न्यूट्रिशन ही क्यों। अच्छा, यहाँ पे जैसे कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशन में हम दो पार्ट इसको पढ़ेंगे। पहला कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से पार्ट हैं, फूड पाइप क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस तरह से न्यूट्रिशन यहाँ होता है। और इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो डाइजेशन में या न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन में हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना, तो अगर सिंपली में देखो तो न्यूट्रिशन में आप हमारी बॉडी को इस लेयर में करेगा। एक आता है बकल कैविटी, बकल कैविटी। दूसरा आता है फूड पाइप। तीसरा आता है स्टोमा। चौथा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और लास्ट आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बकल कैविटी की बात करूं तो बकल कैविटी में हम स्पेशली देखते हैं तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, वो है सबसे पहले आता है दिल, फिर आता है टंग, फिर आता है जॉ, जॉ यानी अपर जॉ, लोअर जॉ। ठीक है, मैं भी ये तीन मार्कों के, हालांकि क्वेश्चन ज्यादातर इन दो से रिलेटेड पूछता है। ठीक है ना। तो अगर मैं दिल की बात करूं तो हमारे बॉडी में जो तित होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, और जो तित होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत स्ट्रांग ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में। और इसका काम होता है फूड को ग्राइंड करना, च्यू करना और टीयर करना, कट करना, है ना। तो इसके मेन ही तित के, अगर मैं इसकी बात कहूं तो तित के मेन ही चार काम होते हैं, है ना। जैसे फूड को ग्राइंड करना, फूड को च्यू करना, चबाना, फूड को क्रश करना, ग्राइंडिंग करना, कट करना, इसके बाद टीयर करना, ये सारे काम होते हैं तिल। तो तिल 4 टाइप के होते हैं। पहले आता है इंसिजर, फिर आता है जेनाइन, फिर आता है प्रीमोलर और लास्ट आता है डोर। ठीक है, इंसिजर जैसे ये देखो काउंट ऐसे लगा, ये टिथ है, टिथ में लोअर पार्ट हो या कोई अपर पार्ट लोअर पार्ट किसी को पकड़िए नीचे। अब इस लोअर पार्ट को सेंटर से इधर एक पार्ट, सेंटर से इधर दूसरा पार्ट, फिर अपर टिथ सेट को भी सेंटर से इधर एक पार्ट, सेंटर से इधर दूसरा पार्ट। तो होता क्या है, अगर मैं सिर्फ जैसे ये ऊपर के टिथ है और ये नीचे के, ठीक है, नीचे के टिथ में ये सेंटर हो गया, सेंटर से जो स्टार्टिंग के 2 टिथ हैं ये दोनों इंसिजर है, इंसिजर। फिर इसके बाद आते हैं केनाइन, ये थोड़े पॉइंटेड, ये कैसे होता है पॉइंटेड। ठीक है, इसके बाद आता है प्रीमोलर, इसके बाद 2 आते हैं प्रीमोलर 1 2, और उसके बाद तीन, 1 2 3, ये 3 मोलर है, ये तीनों क्या है मोलर, और ये क्या है प्री मोलर है, प्री मोलर। ठीक है, पहले 2 इंसिजर हो गए, ठीक है, फिर केनाइन, फिर प्री मोलर 2 और फिर उसके मोलर 2, टोटल कितने हो गए 8, 3 2 5 6 2 8 में। तो हमारे माउथ में एक एडल्ट ह्यूमन की माउथ में टोटल 32 टीथ होते हैं। 8 8 8 8 कितने हो गए
32, 8, 8, 8, 8, टोटल कितने हो गए? 32। तो ये 32 टीथ हमारे माउथ में। इन सारे में टीथ का अलग अलग काम होता है। जैसे इंसिजर जो होते हैं, ये सबसे वीक टीथ माने जाते हैं, सबसे कमजोर टीथ हमारे सामने के इंसिजर। इसलिए इंसिजर से हम कटिंग करने का ही बस काम करते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, फूड को कटिंग की जाए। जैसे आप रोटी खाते होंगे, पिज्जा खाते होंगे, बर्गर खाते होंगे, ब्रेड खाते होंगे, बिस्किट खाते होंगे, वो सामने के दांत से बस हम कट करते हैं, सामने के दांत से हम कट करते हैं। तो इंसिजर जो होता है वो कटिंग करते हैं, यानी कि फूड को कट करेंगे हम। इसका केनाइन में आते हैं। तो केनाइन जो होता है, केनाइन जो होता है, ये फूड को टीयर करता है, टीयरिंग ऑफ फूड। अब फूड को टीयर करना का मतलब जैसे आप, जैसे गन्ना, शुगर केन। तो गन्ने को जब आप खाते हो तो आप गन्ने को छीलने का काम कहां से करो? इस साइड पे, इस पॉइंटेड टिप से, है ना। या तो गन्ने को आप इधर के दांत से पकड़ोगे और खींचोगे, या फिर इधर के दांत से खींचोगे। कभी सामने के दांत से अपने गन्ने को छीलने की कोशिश की है, उखड़ जाए, क्योंकि बहुत वीक होते हैं। तो केनाइन जो होते हैं बहुत पॉइंटेड होते हैं, है ना। और इसलिए जो भी टीयरिंग का काम होता है, जैसे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, वो चिकन जो खाते होंगे, या चिकन की लेग पीस खाते होंगे, या ऐसे नॉनवेज आइटम जो खाने में, ये समझिए जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो उसको टीयर करने का काम ये केनाइन करते हैं। यहाँ पे केनाइन से एक और बात समझना जरूरी है कि जिन ऑर्गेनिजम्स का केनाइन टीथ ज्यादा डेवलप होता है, वो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस होते हैं। जैसे टाइगर, टाइगर का आप केनाइन टीथ देखो, बहुत बड़े बड़े और पॉइंटेड होते हैं। लायन का देख लो, है ना। अच्छा, कुत्ते का देख लो, डॉग, डॉग के भी केनाइन टीथ बहुत शार्प होते हैं। जैकल के होते हैं, है ना। तो इनके केनाइन टीथ बहुत शार्प होते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि हाथी के दो दांत ऐसे निकले हुए, काफी लंबा, देखिए वो आपको, है ना। उसी दांत में तो हाथी को मारा है, ठीक है ना। जो एलिफेंट टीथ में जो स्मगलिंग करते हैं, तो वो उसी दो टीथ को कट करते हैं। तो अब ये बताओ, वो टीथ इंसिजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है, या मोलर है? क्या है? हाँ, इंसिजर है। केनाइन भी नहीं है, खाता नहीं है। बिल्कुल, जब वो नॉनवेज खाता ही नहीं है, तो उसका केनाइन कैसे डेवलप हुआ, है ना। तो वो इंसिजर हो गए, है ना। वो जो दो दांत के फेल होते हैं, वो इंसिजर होते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस होंगे नेचर में, वो मोस्टली उनकी केनाइन बहुत ज्यादा डेवलप होगी, बहुत ज्यादा शार्प होगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्री मोलर और मोलर की बात हम करें, तो प्री मोलर और मोलर जो होते हैं वो ग्राइंडिंग एंड chewing एंड क्रशिंग, क्रशिंग करने का काम करते हैं, यानी फूड को क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, च्यू करेंगे। जैसे आप रोटी का एक टिवाला मुंह में डालते हो, तो उसके बाद क्या करते हो, साइड के दांत से चबाते हैं हम, साइड के दांत से, है ना। चावल भी साइड के दांत से हम चबाते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे तेल, ठीक है ना। एक और टॉपिक यहाँ है टूथ डिके, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी आप ये चैप्टर पढ़े होंगे या पढ़ोगे, है ना। तो टूथ डिके क्या होता है कि जब भी हम फूड खाते हैं, है ना, तो हमारे माउथ में फूड के कुछ पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। जैसे माउथ में कहने का मतलब टीथ के बीच, जो भी दांत होते हैं, दांत के बीच में जो गैप देता है, उस गैप में फूड चिपक जाता है। तो जब चिपक जाता है, मान लो आपने माउथ अच्छे से वॉश नहीं किया रात को, आप सो, तो धीरे धीरे क्या होता है, वही भी फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में धीरे धीरे डिके करता है, और वहां पे एसिड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? और ये एसिड हमारे दांत में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब दांत के आसपास माउथ में प्रोड्यूस होता है। अगर इस एसिड की पीएच वैल्यू लेस देन 5, है ना, अगर पीएच वैल्यू ऑफ एसिड लेस देन 5, लेस देन 5, तो उस कंडीशन में हमारे दांत के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर होता है,
पता है आपको कौन सा? हमारी टिप के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर है, हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो। कौन सा? एनामेल। तो टिप के ऊपर एक व्हाइट कलर का लेयर है, इसको बोलते हैं एनामेल लेयर। क्या बोलते हैं? एनामेल। ये एनामेल क्या करते हैं? हमारे चित को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एनामेल चित को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो जब पीएच वैल्यू 5 से कम होगा तो उस कंडीशन में धीरे धीरे दांत सड़ने शुरू हो जाता है, मतलब एनामेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एक बार एनामेल खत्म हो गया तो उसके बाद दांतों में धीरे धीरे पीलापन पड़ जाएगा, है ना। आप देखना, जो भी जिन लोगों का दांत थोड़ा पीला होता है वो दो कारण से होते हैं। पहले तो फ्लोराइड की वजह से, जो वाटर में फ्लोराइड्स होते हैं उसकी वजह से फ्लोरोसिस डिजीज हो जाता है, उसकी वजह से हमारी दांत पीले पड़ते हैं। और दूसरा मेन रीजन होता है एनामेल। तो एनामेल तो इसलिए भी डिस्ट्रॉय होता है, जैसे कई लोगों का हैबिट होता है कि वो 4-5 मिनट 10 मिनट ब्रश करते रहते हैं दांतों, इससे भी एनामेल खराब होते हैं, ठीक है ना। तो ब्रश करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में अपने सारे दांत को ब्रश करें, सुक्लीन करें, बस उससे ज्यादा कुछ, ठीक है। रात को सोने से पहले बस अपने दांत को क्लीन कर, या तो ब्रश कर लें या उंगलियों से ही क्लीन करके कुल्ला कर दो, बस, ठीक है। तो ये इसकी वजह से एसिड अगर एसिड लेवल अगर एसिड का पीएच लेवल अगर 5 से कम हो जाए तो उस कंडीशन में एनामेल लेयर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और तब जाकर हमारे दांत में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, दांत खोखले हो जाएंगे, अंदर से काला काला पड़ जाएगा, कीड़े लग जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा ग्लेज। फिर इसके बाद आता है अगला टंग। अगर टंग की बात करें तो टंग हमारे बॉडी का सबसे फ्लेक्सिबल और सबसे स्ट्रॉन्ग मसल माना जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ये बहुत फ्लेक्सिबल भी है। और ये फ्लेक्सिबल है इसीलिए हम स्पीच कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम लोग फूड को चबा पा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है टंग। तो टंग की मैं अगर बात करूं तो टंग की कुछ बेसिक फंक्शन की बात करें तो पहला होता है टेस्ट करने में, फूड को टेस्ट करने में। दूसरा फूड को स्वेलो करने में। तीसरा सैलिवरी या सलाइवा रिलीज करने में। जो सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है हमारे माउथ में, वो टंग से ही होता है, टंग के आसपास प्रेजेंट होते हैं, वहां से सलाइवा रिलीज होता है। ये सलाइवा फूड के साथ मिक्स होकर फूड को सॉफ्ट बनाते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सलाइवा के बाद आता है मतलब सलाइवा सिक्रेशन। सलाइवा सिक्रेशन, सलाइवा सिक्रेशन के बाद टंग का जो अगला फंक्शन होता है वो होता है टेस्ट, स्वेलो, स्पीच, बोलने, ठीक है। अब अगर टेस्ट की बात करें तो टंग में मेनली 4 प्रकार के टेस्ट, हमारे टंग 4 तरह का टेस्ट करता है। इसमें टेस्ट के लिए टेस्ट बड होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टंग में टेस्ट में क्या होता है? प्रॉपर टेस्ट बड होता है ना। क्या होता है यहाँ? टेस्ट बड होता है। ये टेस्ट बड 4 तरह, यानी 4 तरह के टेस्ट को हम हमारे टंग आइडेंटिफाई करें। पहला टेस्ट होता है स्वीटनेस, दूसरा होता है शोर, तीसरा होता है बीचर, है ना, और चौथा होता है सॉलिडनेस। तो स्वीट, सोर, बीचर, सॉर। हमारे जो टंग के बिल्कुल सामने का जो हिस्सा हो रहा है ये स्वीटनेस को आइडेंटिफाई, यहाँ पे जो टेस्ट बड होता है स्वीट टेस्ट बड होता है ना। हालांकि ये समझिए कि हमारे पूरे टंग में हर जगह सारे टेस्ट बड मौजूद हैं, है ना, बट मेनली जो स्वीट हमारे टंग का सामने का हिस्सा है, फ्रंट पार्ट, वो स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई। इसके बाद शोर और बिटर टंग के साइड में रहते हैं, एंड पार्ट में, और सॉल्टी पार्ट पीछे की तरफ रहता है, ठीक है ना। तो ये टेस्ट बड। इसके बाद अगला मैंने बताया था, ठीक है, हाँ, स्वेलर।
फूड को स्वेलो करने में, फूड को मिक्स करने में सलाइवा के साथ, जैसे मिक्सिंग ऑफ फूड। अब नॉर्मली यहाँ सबसे पहले जानना जरूरी है सलाइवा सिक्वेशन। तो जो सलाइवा सिक्वेशन होता है, सलाइवा सिक्वेशन, ये सलाइवा सिक्वेशन के लिए एक ग्लैंड हमारी माउथ में प्रेजेंट होते हैं बगल कैविटी में, उस ग्लैंड को बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड है ये। सैलिवरी ग्लैंड तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा होता है सबमेंशनरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड फिर तीन टाइप होता है हमारे माउथ में। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमेंशनरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है हमारे कान के पास होता है, यहाँ दोनों कान के जस्ट नीचे की तरफ, यहाँ, ठीक है। आप अपने माउथ को थोड़ा मूव करो, मूव हो रहा है यहाँ पे कुछ, यहीं पे होता है पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी जो होता है वो टंग के नीचे यहाँ पे और साइड में, ठीक है ना, लोअर जॉ के पास। तो इनका मेन जो काम होता है वो क्या होता है, सलाइवा सिक्रेशन होता है। क्या होता है, सलाइवा सिक्रेशन। तो अगर मैं सलाइवा की बात कर रहा हूं कि सलाइवा का मेनली फंक्शन क्या होता है, अगर सलाइवा का फंक्शन की मैं बात करूं तो सलाइवा जो होते हैं वो स्टार्च को, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। यानी जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं उस फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। और ये जो फूड होते हैं इसमें एक बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है स्टार्च। तो ये जो स्टार्च होते हैं इस स्टार्च को वो मैल्टोज में कन्वर्ट होगा। कौन, सैलिवरी एमाइलेज। तो स्टार्च, इसका फूड समझो, स्टार्च को सैलिवरी एमाइलेज, जो सलाइवा होता है, सलाइवा में जो केमिकल होते हैं वो सैलिवरी एमाइलेज का। ये सैलिवरी एमाइलेज क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज कुछ बोलते हो थाइलिन एमाइलेज भी बोलते हैं उसको, थाइलिन एमाइलेज, ठीक है ना। तो ये सैलिवरी एमाइलेज होते हैं। सैलिवरी एमाइलेज क्या करते हैं, स्टार्च को सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड मैल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करता है, मैल्टोज में। क्लियर ये। इसीलिए जब भी हम आलू, चावल जब हम मुंह में डालते हैं और उसको चबाते हैं ना, कुछ देर बाद जो हमारे सलीवा होते हैं उसके साथ जैसे ही मिक्स होते हैं तो हमें वो आलू या चावल थोड़ा स्वीटनेस सा स्वाद आता है, हल्का सा मीठा नहीं। आप चावल को सूखा खाना है ना, तो वहां पे ना आप देखना कि चावल को उठाते चबाने के बाद आपको हल्का हल्का मीठा स्वाद आ रहा है, हल्का। तो किसकी वजह से होता है, ये स्टार्च के सलाइवा एमाइलेज से रिएक्शन करने के बाद जो मैल्टोज फॉर्म होता है उसकी वजह से। यहां तक कोई डाउट, आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा, एक स्वेलो करने में हेल्प करता है, हमने देखा था। फिर उसके बाद सैलिवरी सलाइवा सिक्रेशन हो गया, लास्ट आता है स्पीच, है ना। तो ये मेन फंक्शन है। ज्यादातर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका सैलिवरी ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो यहां से। अच्छा, अपर जो लोअर जो की बात करें तो जॉ दो टाइप के होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ। तो ये अपर और लोअर जॉ जो होते हैं एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टंग और टीथ को। क्यों, ताकि वो फूड को अच्छे से क्रश कर सके, फूड को मिक्स कर सके सलाइवा के साथ। तो ये एक तरह के ना समझो कि एक ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो फूड को सलाइवा से मिक्स करने में और जो टीथ होते हैं उसको अच्छे से क्रश कर सके, उसमें ये हेल्प करते हैं जॉ, ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्रू बाइट। तो अगर मैं थ्रू बाइट के बारे में आपको बताऊं,
ठीक है। तो एज्यूम करो ये हमारी बॉडी, ठीक है ना। इस बॉडी में ये वाला जो पार्ट है, ये बगल कैविटी है। ये बगल कैविटी जो होते हैं, आगे बताते हैं फूड पाइप बनते हैं। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एंड पार्ट हो गया एनस, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना। समझ में आया। तो ये सबसे पहले पहला पार्ट आ गया बगल कैविटी, ठीक है। फिर ये पार्ट हो गया, ये फूड पाइप हो गया, यहाँ आ गया स्टोमक, ये पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, और सबसे लास्ट पार्ट हो गया एनस, ठीक है। तो बगल कैविटी में जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो इसमें टीथ होते हैं, टंग होते हैं, है ना, जॉ होते हैं। इसी बार हम आगे बढ़ेंगे तो बगल कैविटी और फूड पाइप का जो जंक्शन होता है, जहां पे ये दोनों मीट करते हैं, बगल कैविटी और फूड पाइप जहां जंक्शन होता है, जहां वो मीट करते हैं आपस में, उस पार्ट को बोलते हैं ऑसोफेगस। तो एक्चुअल में ऑसोफेगस वो पॉइंट है जहां पे विंड पाइप, ये विंड पाइप यहां से आ रहा है, ठीक है, और विंड पाइप आकर यहां पे क्रॉस करता है फूड पाइप, ठीक है। और फिर यहां से आने के बाद क्या बनाता है, यहाँ पे लंग्स बनाता है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है ये वाला, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑसोफेगस, ठीक है। फूड पाइप और विंड पाइप जहां एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो पॉइंट हो गया आपका ऑसोफेगस। ऑसोफेगस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फूड पाइप को विंड पाइप से सेपरेट करते हैं, यानी जब भी कोई फूड हमारे बॉडी में एंटर है तो वो फूड, अब ध्यान से ना सुनना, मैं इसको हमारी और टैग आऊंगा, ये एक्चुअली तो फूड पाइप हो गया। तो एक्चुअल में फूड पाइप ऐसा है, सबसे पहले ये विंड पाइप है, ये विंड पाइप है, ठीक है। ये क्या है हमारा विंड पाइप, ठीक है। और ये आ रहा है
ठीक है। ठीक है, अब एक चीज देखना, जो भी फूड यहाँ जाए, ये है ये फूड है, ये आगे कुछ कर रहा है, तो ये फूड अगर यहाँ पे कुछ कवर ना हो तो ये फूड तो विंड पाइप में एंटर कर सकता है। ये फूड जो होगा वो विंड पाइप में एंटर कर जाएगा, और जब भी फूड विंड पाइप में एंटर करेगा तो उस दौरान में बहुत ज्यादा खांसी होती है, ऐसा लगता है गले में कुछ फंसा है। एक्चुअल में होता ही है कि कई बार हम खाना खाते समय बहुत तेज बात करते हैं, बहुत तेज हंसते हैं, इस दौरान क्या होता है, यहाँ एक्चुअल में यहाँ पे एक कवर है, यहाँ एक क्या है, प्रोटेक्टिंग लेयर है। उस प्रोटेक्टिंग लेयर को हम क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस। उस प्रोटेक्टिंग लेयर को हम क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस। तो नॉर्मली क्या होता है, ये ऑसोफेगस इस तरह से बंद रहे, फूड पाइप को ये क्या रखा है, बंद रहे, ताकि एयर इजीली विंड पाइप में एंटर कर सके। जो भी एयर है वो इजीली हमारे नोज से विंड पाइप में एंटर कर सके, एयर ऐसे आ जाए। तो विंड जो ऑसोफेगस है वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, किसको, फूड पाइप उस दौरान। लेकिन जब भी हम कुछ स्वेलो कर रहे हैं, जब भी हम स्वेलो करेंगे तो इस दौरान क्या होता है, यही ऑसोफेगस यहां आकर ब्लॉक हो गई, यही ऑसोफेगस से ब्लॉक कर देते हैं विंड पाइप, और फूड इजीली आगे मूव करता है, फूड इजीली आगे मूव कर जाता है स्टोमक। ठीक है, अब चलिए स्वेलो करो, स्वेलो करो, और स्वेलो करने के दौरान सांस लेने की कोशिश करो, हो रहा है, नहीं हो, क्योंकि जब भी आप स्वेलो करोगे तो हमारे मैकेनिज्म कुछ इस तरह के हैं कि जब भी हम स्वेलो करेंगे तो ये जो ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस विंड पाइप को ब्लॉक करें, ताकि फूड इजीली हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में जाए। और जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान हम स्वेलो नहीं कर सकते, सांस नहीं करते तो उस दौरान स्वेलो करने की कोशिश करो, अगर आप स्वेलो करो सांस रुक जाएगी, ब्रीथिंग आपका रुक जाएगा। तो ये है हमारा ऑसोफेगस का पूरा मैकेनिज्म, ऑसोफेगस। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? तो यहाँ पे ऑसोफेगस होता है, ऑसोफेगस के बाद आता है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप फनेल से होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है ना। इसके बाद आता है स्टोमक। तो जो भी फूड ऑसोफेगस और फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक पे एंटर करते हैं, यहाँ पे लगभग ये समझो कि लगभग 40 to 45 मिनट यहाँ प्रेजेंट रहती है। फूड कहाँ रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है लगभग 40 to 45 मिनट। और इस दौरान क्या होता है, हमारे स्टोमक में एक गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, स्टोमक में कौन सा जूस सिक्रेट होता है, एक गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले तो ये जानो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचुरली पूरे अर्थ में सिर्फ ऑर्गेनिज्म के स्टोमक में मिलता है, जैसे हमारे स्टोमक में, डॉग के स्टोमक में, टाइगर के स्टोमक में, पूरी दुनिया में नेचुरली सिर्फ हमारे स्टोमक में होता है बस। इसके अलावा जो भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुने होंगे या स्कूल में देखे होंगे या लैब वगैरह में देखे होंगे, वो सब आर्टिफिशियल होंगे, मिनरल बेस्ड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ एक पार्ट होता है म्यूकस। म्यूकस, ये म्यूकस क्या करते हैं, हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करते हैं।
ठीक है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पेप्सिन। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं, फूड के साथ मिक्स होकर, फूड के साथ मिक्स होकर इसकी कंडीशन को एसिडिक बना देते हैं। जो स्टोमक की कंडीशन होती है उसको एसिडिक बना दोगे, ताकि स्टोमक में जो भी जर्म्स वगैरह हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो खत्म हो जाए। दूसरा, फूड को ब्रेक डाउन कर, फूड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता। ठीक है। तो ये जो HCl होता है ये बहुत हाईली एसिडिक होता है, नियरली इसका pH वैल्यू 1 to 2 होता है। तो इतना हाईली एसिड अगर हमारे हाथ पे, हमारी स्किन में गिरे तो वो एसिड बंद कर दी, मतलब वो पार्ट को जो वो जला देगा। लेकिन हमारा स्टोमक तो नहीं जलता अंदर से, बिल्कुल। क्यों? म्यूकस सीरीज। तो म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टोमक के अंदर वॉल में एक लेयर बना, ठीक है, हमारे स्टोमक के अंदर एक लेयर बना लेते हैं। और ये लेयर फिर क्या करते हैं, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करते हैं, म्यूकस। नेक्स्ट अगर पेप्सिन, तो पेप्सिन क्या करते हैं, तो पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में है। पेप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन डाइजेशन में है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जानू कि हमारी बॉडी में तो पेप्सिन होता है, लेकिन जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, जो अपनी माँ का दूध पीते हैं, खाली मिल्क फीड करते हैं, तो वो बच्चे, उनकी उनके स्टोमक में ना रेनिन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, रेनिन। और हमारी स्टोमक में क्या प्रोड्यूस होता है, पेप्सिन। उनकी बॉडी को रेनिन प्रोड्यूस होता है, जो भी बच्चे मिल्क फीड करते हैं उनकी बॉडी। इसलिए वो बच्चे, देखना देखना जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो मिल्क फीड करके आए उसके बाद आप उनको गोदी लेते हो ना, तो कई बार वो उल्टी कर, है ना, हो सकता है आपने देखी होंगे। तो वो जब उल्टी करते हैं ना, तो वहां पे जो उनके मुंह से जो मिल्क निकलता है एक्चुअल थोड़ा फटा फटा होता है। वो एक्चुअल में फटा फटा नहीं होता, वो एक्चुअल में उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हमारी बॉडी में कोई भी लिक्विड फूड डाइजेस्ट नहीं होता, हमारी बॉडी कोई भी लिक्विड फॉर्म में फूड डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, उसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर हम दूध पीते हैं तो हमारे बॉडी के मैकेनिज्म कुछ इस तरह के हैं कि उस मिल्क को, उस लिक्विड को वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर दे, और तब जाकर वो डाइजेस्ट होगा। तो जब बच्चे उल्टी करते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी, तो उनकी उल्टी देखना थोड़ा सा फटा फटा टाइप का रहता है, थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाता है। ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी स्टोमक में फूड है यहाँ से मिक्स हो रहा है गैस्ट्रिक जूस से, तो इस मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, मतलब मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस विथ फूड, इट्स कॉल्ड चर्निंग। उसे क्या बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं चर्निंग। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद कुछ देर टहलने की कहा जाता है ना। खाना खाने के बाद आपको कुछ देर टहलना चाहिए। ये सजेशन देते हैं चलने की रूप से। चलने की वजह से क्या होता है, जो फूड होते हैं वो प्रॉपरली, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उससे अच्छे से मिक्स हो सके, और जब वो मिक्स हो जाएगा तब जाकर आगे में प्रोसेस बहुत इजीली कैरी होगी। ठीक है। यहाँ लगभग 40, 45, 50 मिनट पहले के बाद फूड फिर यहाँ से आगे बढ़ता है ना। इस फूड का जो पीएच वैल्यू होता है बहुत कम होता है, मतलब बहुत एसिडिक पीएच होता है, और यहाँ से फूड एंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर की पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 तरह, पहला होता है डायग्यूनम, दूसरा होता है जंजुनम, और तीसरा होता है इलियम। डायग्यूनम, जंजुनम, इलियम। जो डायग्यूनम होता है ये इससे पहले होता है connected with liver and pancreas। ये लीवर और पैंक्रियास से कनेक्ट हो, है ना। ये लीवर और पैंक्रियास क्या करते हैं, जैसे लीवर जो होता है वो बाइल कंस्ट्रिक्टेड होता है,
ये लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीशन करता है, जबकि पैंक्रिएट जो होता है वो पैंक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है, पैंक्रिएटिक जूस सिक्रेशन करता है। ठीक है, ये जो बाइल जूस होते हैं ये फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी ये क्या करते हैं, फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो फैट हम कंज्यूम करते हैं, जैसे पूरी खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, तो उसमें जो फैट होता है ना वो थोड़े लार्जर मॉलिक्यूल होता है। तो ये क्या करते हैं, उस लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके बहुत सारे ऐसे छोटे 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 मॉलिक्यूल टेकन करते हैं, है ना। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन। तब जाकर ये समझो कि जो फैट होते हैं डाइजेस्ट होते हैं हमारे को। अच्छा, एक और चीज, जो फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाते प्रॉपरली, है ना, क्योंकि जितना आप वर्कआउट करेंगे उतना फैट बर्न होगा, बर्न होगा तो एनर्जी होगा। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फैट है वो हमारे स्किन के नीचे, कहाँ पे, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है, और इसी वजह से हमारा बॉडी का वेट बढ़ने लगता है, या हमारी बॉडी थोड़ी फैटी दिख रही हो। ठीक है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट आता है तो बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अच्छा, ये बाइल जूस किससे सीक्रेट होता है, लीवर से। तो एक बात क्या और जानो कि अगर ये मान लो लीवर है और यहां से एक ट्रैक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। तो ये होता है लीवर। ये लीवर क्या करते हैं, बाइल जूस प्रिपेयर करता है। ये क्या करता है, बाइल जूस प्रिपेयर करता है, और वो प्रिपेयर करने के बाद वही बाइल जूस फिर आगे जाकर इस बाइल, सॉरी सॉरी सॉरी, गॉल ब्लैडर, बाइल का बाइल का इस ट्यूब को बोलते हैं, बाइल का इस ट्यूब को बोलते हैं, जिस ट्यूब के थ्रू बाइल जूस हमारे डेडिनम तक पहुंचता है। तो ये हो गया गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। तो ये गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होते हैं, और हमारे बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस स्टोर है। फिर यही बाइल जूस जब भी हमारे स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करेगा, तो यहाँ से मैसेज जाते हैं गॉल ब्लैडर को, वो गॉल ब्लैडर से फिर ये बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच रहा है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कई बार आप लोग सुने होंगे कि जैसे आपको का खाना खाने का एक फिक्स टाइम पीरियड होगा। जैसे अगर आपकी स्कूल मान लो सुबह 7-8 बजे है, तो प्रोबेबली अर्ली मॉर्निंग कुछ ना कुछ आप नाश्ता करते हुए 6:30 बजे, और स्कूल में लंच जब होते हैं तो मान लो लंच अगर आपका 12 बजे हो रहा है, तो उसके हिसाब से देखता हूँ 12 बजे से ठीक 10 मिनट 15 मिनट पहले आपको ना बहुत तेज भूख लगी, आपको फील होगा कि बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होते हैं। तो जब आप रेगुलरली एक ही टाइम पीरियड पे फूड कंज्यूम करते हो, तो वहां पे वो फूड, मतलब हमारी बॉडी में वो बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव रहते हैं कि रोज 12 बजे हमें खाना खाना है। तो उसके हिसाब से बाइल जूस प्रिपेयर होता है और सिक्रेट होता है। मान लो अगर किसी दिन आपको 12 बजे, ठीक 12 बजे फूड नहीं मिला, तो अल्टीमेटली उसके मैकेनिज्म में जो मैसेज फीड है कि 12 बजे मुझे फूड फूड आएगा, मुझे फूड को बाइल जूस देना है, तो बाइल जूस अपने आप सिक्रेट होता है ना। मतलब आप फूड नहीं भी डालोगे ना, तो वो अपने आप यहाँ से बाइल जूस रिलीज हो जाए। तो आपको देखना पेट में बहुत तेज अचानक से भूख लगने लगती है, वो एक्चुअल में बाइल जूस का सिक्रेशन होने की वजह से। तो यहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं। इसलिए देखना रोज आपको एक फिक्स टाइम पे आपको भूख लगेगी, ठीक है। ये बाइल जूस हो गया गॉल ब्लैडर, ये हो गया आपकी लीवर। अच्छा, लीवर का भी कुछ और फंक्शन की अगर बात करूं तो लीवर जैसे हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। जैसे जो भी टॉक्सिक चीजें हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसके जहरपन को कम करता है। जैसे जो भी जो भी शराब पीते हैं, है ना, हमारे समाज के कुछ समझदार लोग,
है ना, जो ये कहते हैं कि शराब पीने से हेल्थ बनता है। तो वो जो शराबी होते हैं, जब भी वो शराब पिएंगे, ड्रिंक अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, तो उनकी बॉडी में सबसे पहले लीवर को मैसेज आता है कि उनकी बॉडी में एक टॉक्सिक सब्सटेंस आया है, इसको डिटॉक्सिफाइंग। तो लीवर तुरंत एक्टिव होकर उस टॉक्सिक जो अल्कोहल होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। अब सामने वाले तो पी के बैठ गया, पूरी रात आराम से वो सोया है, इधर लीवर रात भर खट रहा है, क्या कर रहा है, उस ड्रिंक को या वो जो शराब है अल्कोहल उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 2 महीने किया, 6 महीने किया, साल भर किया, 5 साल किया, 10 साल किया, एक टाइम के बाद यही लीवर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खराब हो जाएगा। अब तब आपको लीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ जाती है। और वहीं पे फिर उस व्यक्ति को समझ में आता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, कृपया इसे कंज्यूम ना करें। ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो सबसे पहले अफेक्ट होता है वो है हमारा किडनी, है ना। ये किडनी क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। तो जो शराब वो कोई व्यक्ति कंज्यूम कर लेता है तो वही किडनी ब्लड में एंटर कर जाते हैं, फिर वही ब्लड को जब फिल्टर करता है किडनी, तो वहां पे शराब तो सेपरेट करता है, मतलब ब्लड से काफी हद तक अलग करता है। और इसी चक्कर में ये समझो कि उसके नेफ्रॉन धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो कुछ सालों बाद देखा उस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाएगा या लीवर खराब हो जाएगा। और उसके बाद ये समझो कि उस व्यक्ति का जीवन, सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं, उसके पूरे परिवार का जीवन नर्क बन जाता है ना। जो भी समझो कि व्यक्ति रेगुलरली शराब कंज्यूम कर रहे, एक बार में उसकी लीवर या किडनी खराब हो गए, उसके बाद उसका और उसके पूरे परिवार का जीवन नर्क हो जाता है ना। आगे बढ़े, तो डाउट नेक्स्ट आ रहा है पेनक्रिएज। अच्छा, तो अभी तो हमारे बॉडी में जैसे ब्लड फॉर्मेशन कौन करता है, स्प्लीन करता है, लेकिन लीवर का एक और फंक्शन होता है कि जो बच्चे होते हैं चाइल्डहुड एज में, उस समय उनकी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन का काम यही लीवर भी करता है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों में लीवर ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। तो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं और कभी डिस्कस करेंगे। तो पेनक्रिएज क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। इस पेनक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, है ना। इसके अलावा पेनक्रिएटिक एमाइलेज, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। अब एक चीज समझो, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन डाइजेशन में आते हैं, प्रोटीन डाइजेशन। अच्छा, मैं फिर से क्वेश्चन पूछूं, प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है, पेप्सी, हमारे स्टोमक। और प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन कहाँ, मतलब प्रोटीन फाइनल कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो ये डाइजेस्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किससे सीक्रेट हो रहा है, तो पेनक्रिएटिक जूस से सीक्रेट हो रहा है। मतलब पेनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होता है, सीक्रेट हो रहा है पेनक्रिएज। नेक्स्ट आता है पेनक्रिएटिक एमाइलेज। पेनक्रिएटिक एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट फाइनली कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। और पेनक्रिएटिक जूस लेते और कार्बोहाइड्रेट का इनिशियल डाइजेशन कहाँ होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन की शुरुआत होती है वो कहाँ होती है, कहाँ, सलाइवा के थ्रू हमारे वोकल कैविटी में, माउथ में। ये इनटेक क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, अच्छा, इसका सेकंड जर्जिनम आया, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, पेनक्रिएज ना इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है, मतलब सॉरी, पेनक्रिएज इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड कर रहा हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जब पढ़ोगे, है ना, तो वहां पे मैं आपको 2 तरह के ग्लैंड बताऊंगा, एंडोक्राइन ग्लैंड और
एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनमें डक्ट होता है। डक्ट यानी ऐसा समझो दरवाजा, गेट। कब जूस सिक्रेशन करना है ये उस दरवाजे पे डिपेंड करता है। यानी दरवाजा बंद है, दरवाजा जैसे ओपन होगा वो जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, अदरवाइज दरवाजा बंद रहेगा, डक्ट बंद रहेगा। ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस होते हैं, इसमें कोई डक्ट नहीं होता, ऐसा समझो कोई दरवाजा नहीं। ये कंटिन्यू सिक्रेशन करते रहते हैं, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि भाई इसी समय सिक्रेशन होगा, कंटिन्यू ये करते रहते। ठीक है। तो पैंक्रिएटिक जो पैंक्रिएज होते हैं उसमें जो अगर डक्टलेस की बात करूं, जब एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में फंक्शन करता है तो उसमें 3 तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। वो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, कंट्रोल पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट पार्ट आता है जेजुनम। तो जेजुनम पार्ट में जो फूड होता है, पहले तो डेडिनम में अच्छी से मिक्स हो गया बाइल जूस और एक्रेटिक जूस के साथ। जेजुनम पे यही फूड इन जूस के साथ इस तरह से मिक्स होता है कि इसमें जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो न्यूट्रिशन लिक्विड के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। जेजुनम में क्या होता है? न्यूट्रिशन सेपरेटेड फ्रॉम द फूड, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स सेपरेटेड। तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो सेपरेट हो गए इससे, फूड से। यही न्यूट्रिएंट्स फिर क्या करते हैं आगे जाकर इलियम में एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। तो फिर फूड आगे बढ़े तो इलियम में पहुंचा। इस इलियम में फिंगर का एक प्रोजेक्शन हो रहा है ना, जिसको हम बोलते हैं वी। ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है। और यही विधि क्या करता है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब इसको आप इस तरह से समझो, एज्यूम करो ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम। अब यहां ले तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह। इस तरह ये फिंगर लाइन प्रोजेक्शन है। ये फिंगर लाइन प्रोजेक्शन क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। और ये सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से एक और मैं बना रहा हूं, क्लियरली दिख रहा है ना। इस तरह फिंगर लाइन प्रोजेक्शन होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से अटैच है। और ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बना रहता है, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन में उस समय इलियम में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उस न्यूट्रिएंट्स को ये इजीली एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, एक और बात जानना जरूरी है कि ये जो विली जो है इस पार्ट को बोलते हैं विली। और ये हो गया इलियम। ये क्या होगा? इलियम। तो विली यहां अटैच होते हैं जो क्या करते हैं इलियम में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको इजीली एडजस्ट करते हैं। और यही विली हमारे ब्लड वेसल से अटैच रहते हैं, है ना। और इस ब्लड वेसल में उस न्यूट्रिएंट को पास करते हैं, यानी फिर ये न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं और फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में एसिमिलेशन होता है। ठीक है, क्लियर है? यहां से आपको है लास्ट पार्ट आता है एनस अनअब्सॉर्ब। यहां इसके बाद अगला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन।
तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन, अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका लेंथ लगभग 6 मीटर लंबा होगा, है ना। हमारा जो पूरा फूड पाइप है ये लगभग 7 मतलब लगभग 8 से 9 मीटर लंबा होता है। हमारा जो पूरा फूड पाइप है माउथ से लेकर एनस तक ये 9 मीटर, 8 to 9 मीटर लंबा एक ट्यूब है, सिंगल ट्यूब है। तो इसमें जो सबसे लेंथ के मामले जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग 6 मीटर लंबा होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है। फिर भी हम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा, वो मोटा होता है, मतलब उसका डायमीटर ज्यादा हो, है ना। यानी लार्ज इंटेस्टाइन अगर इस तरह से मोटा है, ठीक है ना, मोटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और थोड़ा पतला हो जाता है, पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के मेन 3 पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं कीकम, कोलॉन और रेक्टम। कीकम, कोलॉन, रेक्टम। कीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। यहीं पे जैसे इलियम में कुछ, जैसे कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, कुछ मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इसी केकम में होता है, ठीक है। और केकम में जो एक पोस्चर होते हैं उस पोस्चर को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं? ये वही अपेंडिसाइटिस है जो कई बार आपने आपने सुना होगा, कई लोगों को जैसे अपेंडिक्स हो गया, सुनते हो ना, वहां पे फिर उसको डॉक्टर्स सर्जरी करके अलग करते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम अपने एंशिएंट एंसिस्टर की बात करें, बहुत पहले, वो एंसिस्टर जो जंगलों में रहते थे, कच्चे मांस खाते थे, कंदमूल खाते थे, पत्ते खाते थे, तो उनकी बॉडी में ये केकम एक्टिव थी। तो ये केकम क्या करते थे? सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर पा। लेकिन समय के साथ जब फायर की डिस्कवरी हुई तो हम जो भी फूड खा रहे हैं वो पका हुआ खा रहे हैं, तो इसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, सेलुलोज अपना फॉर्म चेंज कर देता है। तो अब हुआ ये कि अब हम सेलुलोज खा नहीं रहे, बट अगर हम मान लो सेलुलोज हमारी बॉडी में कहीं से एंटर करेगी तो उस कंडीशन में क्या होता है? यही अपेंडिसाइटिस होते हैं। कुछ नहीं है। तो यही जो अपेंडिसाइटिस होते हैं यही थोड़े स्वेल कर जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है, जिसके बाद काफी पेट दर्द रहता है ना। तो यही से फिर क्या होता है? हेपेटाइटिस, जिसको बाद में डॉक्टर्स होते हैं वो सर्जरी करके सेपरेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट होता है अपेंडिसाइटिस, है ना, समझ गए अपेंडिक्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है कोलन। कोलन में जो अटैच्ड फूड होते हैं वो स्टोर होते हैं कोलन और रेक्टम में, ठीक है। और ये रेक्टम का जो लास्ट पार्ट होता है यही होता है एंस, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर इजेस्ट कर जाते हैं, इजेशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है एनल स्फिंक्टर क्या है? आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनल स्फिंक्टर क्या है। तो एनल स्फिंक्टर, एनस से जस्ट पहले एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक तरह का गेटवे का काम, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अगर एनल स्फिंक्टर ना हो, आप सिंपल ये समझो, अगर एनल स्फिंक्टर ना हो तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजीली बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा, है ना। यानी उसको ब्लॉक करने का काम कौन करता है? एनल स्फिंक्टर करता है। जैसे जब भी आपको एक प्रेशर फील होता है ना, तो उस दौरान हमारे एनल स्फिंक्टर क्या करते हैं? एक्टिव हो जाते हैं और उस प्रेशर को कंट्रोल करते हैं ताकि वो बाहर रिलीज ना हो अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे बुजुर्गों में क्या होता है, जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग हो चुके रहते हैं, एक ऊपर की बात समझो कि उनका अपनी बॉडी के सिस्टम पे कंट्रोल नहीं होता, तो उस दौरान क्या होता है, जैसे कई बार अपने आप यूरिन हो जाता है, अपने आप पॉटी हो जाती है, तो उसके पीछे मेन रीजन यही होती है क्योंकि एनल स्फिंक्टर उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना।
तो इस एनल्स पिंचर जो होता है उनको हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को ब्लॉक करते हैं एक तरह से, एनस से जस्ट पहले प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो तो पूरे थे, ये आपका क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो इसको एक बार आपने रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। अब यहां से हम अगले पार्ट में देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रिपेयर करते रहिए और हो सके तो नेक्स्ट क्लास के लिए पहले से पढ़ के आइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।